हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। हम लोग इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन ऑफ बिहार की सीरीज़ को जो शुरू किए हुए हैं, यह उसका तीसरा दिन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रमुख आंदोलन का छोटा नागपुर रेवोल्यूशन। एक्चुअली छोटा नागपुर अभी के टाइम में देखा जाए तो झारखंड का हिस्सा है, लेकिन जिस समय में यह आंदोलन हुआ था उस समय में यह बिहार का हिस्सा हुआ करता था, बिहार प्रोविंस के अंदर में आता था। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए कंटेंट को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको दो व्यक्ति के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले व्यक्ति का नाम है तिलका मांझी और बिरसा मुंडा। इनके नाम को आप याद रखिएगा। ये जो लोग हैं तिलका मांझी और बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। छोटा नागपुर मूवमेंट को हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर सबसे पहले ये देख लीजिएगा, ये छोटा नागपुर का हिस्सा है। छोटा नागपुर अभी के टाइम में देखा जाए तो आप देख सकते हो, ये जो रेबेलियन था, ये रेड वाला पार्ट आप देख सकते हो, इसके अंतर्गत ये जो छोटा नागपुर का रेबेलियन हुआ था, इस एरिया में हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पे सिंहभूम है, यहाँ मनभूम है, ये हजारीबाग का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए हम लोग कंटेंट को देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र पूर्वी भारत के आदिवासी बहुल पठार है, जो झारखंड के साथ साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के आसपास को हिस्से को कवर करता है। तो छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है आप देख सकते हो, छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ा सा हिस्सा है। वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से और साथ साथ में बिहार से भी जुड़ा, अभी के बिहार से जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअली झारखंड का ही मैप है, लेकिन अभी के बिहार जुड़ा हुआ है। जिस समय में यह आंदोलन हुआ था उस समय में यह बिहार का हिस्सा ही हुआ करता था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लगभग 100 साल पहले छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी ने क्षेत्र में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत ने पहली बार विद्रोह का नेतृत्व 1771 में आदिवासी बेल्ट के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं। युद्ध एक पूर्ण राष्ट्रवादी नहीं था, फिर भी इन बहादुर आदिवासियों ने अपनी जमीन और उनके संसाधनों को सबसे महत्वपूर्ण अपने अधिकारियों के लिए लड़ी। मैं अब छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। यह जो छोटा नागपुर का जगह है, आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअली इस वाले मैप को आप ये तो पूरा का छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंतर्गत आता है, लेकिन यह जो मैप है आप देखते हो, ये सिंहभूम, मनभूम और ये रांची, गुमला, ये जो प्रांत है, यही प्रांत मोस्ट इंपॉर्टेंट था छोटा नागपुर का प्लेट्यू, जहां पर बहुत ज़्यादा यह डाइवर्सिफाइड है। किस रूप में? तो प्राकृतिक चीज़ों के। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लोग हुआ करते थे, वो यहाँ आकर के अपने मन से जंगलों का काटना, यहाँ के जो भी जनजातीय लोग हुआ करते थे, उन लोगों को मारना पीटना, उन लोगों से उनकी संपत्ति को हड़प लेने का इनका पूरा का पूरा प्लान था। तो इसी चीज़ को देख करके ये जो छोटा नागपुर के आदिवासी लोग थे, उन लोग ने इनके अगेंस्ट जा करके एक विद्रोह की शुरुआत की, और इसी विद्रोह को छोटा नागपुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और एक्चुअली देखा जाए तो यह राष्ट्रवादी लड़ाई नहीं थी। एक्चुअली ये लोग अपने लिए लड़ रहे थे, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जो उनकी जंगली संसाधनों थे उनको बचाने के लिए कर रहे थे। तो अपने अधिकारियों के लिए ही लड़ना की शुरुआत जो हुई थी, वो एक तरीके से देखा जाए तो देश में जो आज़ादी की शुरुआत थी, वह भी आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। एक तरीके से इसको कह सकते हैं। अब बोलिएगा आप कैसे कह सकते हैं? इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि अब हमारे मन में देश प्रेम का भावना, अपने जगह, अब जहाँ रह रहे हैं वहाँ की प्रेम का भावना धीरे धीरे ही ना उत्पन्न होगा। तो यही धीरे धीरे से जो चीज़ उत्पन्न हो रही थी, ये हमारे मन में, हमारे तन मन में जो भावना उत्पन्न हो रही थी अपने चीज़ों को अपना बनाने के लिए, क्योंकि दूसरे लोग हमारे चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे थे, उनका इस्तेमाल खुद के लिए कर रहे थे। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई, यही लड़ाई देश प्रेम के लिए लड़ाई थी। पहले तो अपने ज़मीन प्रेम, जहाँ रह रहे हैं, और वो ज़मीन प्रेम, वो ज़मीन हमारे देश का हिस्सा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो छोटा नागपुर का जो मूवमेंट था, कहीं ना कहीं से देखा जाए तो देश के लिए संपूर्ण राष्ट्रवादी तो नहीं था, लेकिन देखा जाए अपने अधिकार की लड़ाई का एक पहला मुद्दा था।
अब कहा गया है तिलका मांझी अपने लोगों को बेईमान जमींदारों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे और अपने पूर्वजों की भूमि को बहाल करना चाहते थे। अब क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश उपनिवेश थी वो क्या की थी कि अपने मर्जी से जो भी जनजातीय लोग थे उनके ज़मीन को वो ले लेता था और वहाँ पे अपने मर्जी से नील की खेती कराते थे, अपने मर्जी की तंबाकू वगैरह उपजाते थे, सोरा वगैरह उपजाते थे, तो ये सोरा वगैरह निकलवाते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ही वो लोग शोषण कर रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा योगदान कितना था, किनका था, तो वो जमींदार लोगों का था जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। अब भी तो लैंडलॉर्ड का मतलब मालिक होता है, घर का मालिक, मकान का मालिक, लेकिन उस समय में लैंडलॉर्ड का जो अर्थ हुआ करता था वो जमींदार लोग, जिनके अंदर ब्रिटिश जो कंपनी थी वो बड़े बड़े जमीन को, बड़े बड़े मुल्क, राज्य, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गाँवों को दे दिया करते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेजा और विद्रोह को कुचल दिया था। शुरुआत के टाइम में तो आपको पता होना चाहिए जो भी आदिवासी लोग हुआ थे वो भाला बर्छी लोग का इस्तेमाल किया करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी भाला बर्छी का इस्तेमाल होने के बावजूद भी वो लोग ज़्यादा लड़ नहीं सकते क्योंकि इनके पास बंदूक और अत्याधुनिक हथियार हुआ करते थे। तो एक तरीके से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अगेंस्ट आई और लड़ाई की तो उसमें उनकी हार हुई। लेकिन इनके तुरंत बाद 1789 में, नवासी माफ़ कीजिएगा, 69 में मानभूम, आप देख सकते हो मानभूम, ये जो प्रांत है, मानभूम की भूमि जनजाति पलामू की चोरो जनजाति, पलामू का जो एरिया है वहाँ की चोरो जनजाति, गुमला में उरांव, तमार की मुंडा जनजाति, सीभूम की होस और संथालों ने विद्रोह कर दिया। लोगों और भूमि के संसाधनों का शोषण के लिए आदिवासियों को सही उपचार दिया गया, उनका ट्रीटमेंट किया गया। सिद्धो और कान्हो, ये दो व्यक्ति हैं, इनको भी याद रखिए। सिद्धो और कान्हो भी छोटा नागपुर के संथाल आदिवासियों के दो महान नायक थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है जो कि झारखंड से रिलेटेड है, छोटा नागपुर मोमेंट से रिलेटेड है और इन्होंने भी बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था हिंदुस्तान से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने में। हालांकि आदिवासी कबीले की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय आदिवासी नेता कौन थे, बिरसा मुंडा थे। यहाँ देख सकते हो बिरसा मुंडा का यह फोटो है और तीर धनुष के साथ आप इनको देख सकते हैं। अगर आप झारखंड जाइएगा तो रांची में बिरसा मुंडा की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी है, जहाँ बिरसा मुंडा जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन को वो लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, दुख मनाते हैं और माला वगैरह पहनाई भी जाती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था को आदिवासी कृषि व्यवस्था के समानांतर राज्य में परिवर्तन को तेज कर दिया गया था, क्योंकि आदिवासी अपनी आदिम तकनीक मतलब पुराने जमाने की तकनीकों से अधिशोषण उत्पन्न नहीं कर सके, इसलिए गैर आदिवासी किसानों को छोटा नागपुर के प्रमुख द्वार भूमि पर बसने और खेती करने का आमंत्रित किया गया था। इससे आदिवासी की जमीन का बंटवारा हो गया। ठेकेदारों का नया वर्ग अधिक लालची किस्म का था और अपनी अधिकांश संपत्ति बनाने के लिए उत्सुक था। तो दरअसल ये शुरुआत कैसे हुई थी मैं आपको इस चीज़ को क्लियर बताता हूँ। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के पूर्वी प्रांत में जो कि बंगाल के शासन के अधीन आता था, जिसमें उड़ीसा, झारखंड अभी का, बिहार और बंगाल और अभी का बांग्लादेश पूरे के पूरे एक प्रोविज़न में हुआ करते थे, तो वो हिंदुस्तान में आए थे। तो इन्होंने क्या किया कि अब कुछ ही इनकी टुकड़ी आई थी क्योंकि ये लोग पश्चिमी तट से पूर्वी तट की तरफ अपना शासन को बढ़ाने के लिए आए थे और मुगल्स का बहुत बड़ा यहाँ पे इस एरिया में प्रभुत्व हुआ करता था। तो फिर उस समय में क्या बात हुई थी एक्चुअली, आप इसको समझिएगा ढंग से कि कम लोग होने के कारण इन्होंने सबसे पहले यहाँ के जमींदार जो पैसे वाले दिग्गज हुआ करते थे उनको इन्होंने अप्रोच किया था और इन्होंने उनको लालच दिया और उनसे ना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको किसी तरीके से मना लिया। अब जो भी लालची लोग यहाँ के ठेकेदार मतलब जो यहाँ के लैंडलॉर्ड हुआ करते थे वो लोग बहुत ज़्यादा लालची थे। वो लोग जो भी यहाँ के जनजाति के लोग थे उनका वो लोग दोहन शुरू कर दिए, अपने मर्जी से उनको जहाँ मन होता है जो खेती करवाते थे, उनके जो भी मतलब रिसोर्सेज थे उनको ज़बरदस्ती उनसे ले लिया करते थे। तो यही सब कारण था जिसके कारण जो बिरसा मुंडा थे ये आगे आए और इन्होंने अपना मतलब एक टुकड़ी बनाई और ब्रिटिश के अगेंस्ट इन्होंने एक मतलब समझो तो एक लड़ाई की शुरुआत इन्होंने की। 1874 तक आदिवासियों ने अपने मालिकाना अधिकार पूरी तरह से खो दिए थे और इन्हों खेतीहर मजदूरों की स्थिति में ला दिया था। अब देखिए वो लोग आदिवासी लोग जो वहाँ पे राज किया करते थे
उस प्रांत के सिंहभूम के जम एरिया में, छोटा नागपुर के प्लेट्यू में वो लोग जो राज किया करते थे। अब जो ठेकेदार लोग या फिर जो लोग लैंडलॉर्ड्स आए, उन्होंने क्या किया कि इनको नौकर बना दिया। अब मजदूर के रूप में उनका इस्तेमाल करने लगे। कृषि टूटने और संस्कृति परिवर्तन की दोहरी चुनौती के लिए बिरसा मुंडा ने अपने कबीलों के साथ विद्रोह की एक श्रृंखला के माध्यम से जवाब दिया। बिरसा मुंडा को ये चीज़ बहुत खराब लगा कि इन्हें अपने ही घर में मजदूर बन के रहना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि एक टुकड़ी बनाई और ब्रिटिश के अगेंस्ट ये लड़ाई में कूद पड़े। इस आंदोलन में मुंडाओं के जमीन के असली मालिक के रूप में अधिकारों और बिचौलियों और अंग्रेजों को निष्कासन का दावा करने की मांग की। 3 फरवरी 1900 में इन्होंने धोखे से पकड़ भी लिया गया। अब देखिए, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, मतलब समझो करीब करीब 20 साल यह लड़ाई चली और 3 फरवरी में धोखा दे करके इनको पकड़ा दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से। और 9 जून, मात्र 6 दिन फरवरी, मतलब समझिए तो 4 महीने के बाद, मात्र 4 महीने के बाद उन्हें रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई। एक्चुअली इनको मरवाने के पीछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था, क्योंकि इन्हें फांसी तो वो दिए नहीं और इनको कहा गया कि इनकी मौत जो हुई थी वो रहस्यमय परिस्थिति में हुई थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उनकी मृत्यु हैजे से हुई, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार अपने आप को बचाने के लिए वो क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि इनकी मौत हैजा से हुआ। लेकिन इनके शरीर में इसे साबित करने के लिए कोई लक्षण नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि शरीर से भी हैजा होने से तो बुखार वगैरह लगता है, शरीर काला पड़ जाता है, दुबले हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई थी। और इस प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने एक झूठ बोला लोगों से, मतलब आदिवासी लोगों से, जो वहाँ के मूल जनजाति के लोग थे, उनसे झूठ कहा और उन्होंने रहस्यमय स्थिति में हमारे नेता बिरसा मुंडा को उन्होंने मार दिया। इनके बारे में आगे कहा जाता है, बिरसा मुंडा 25 साल तक, मतलब 25 साल की बहुत कम अवधि तक जीवित रहे, लेकिन आदिवासियों को जगाने और उन्हें लामबंद करने में वो सक्षम थे। उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन फीका पड़ने लगा। अब देखिए, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे यह, एकदम सीना तान करके ब्रिटिश से लड़ने के लिए गए, लेकिन इन्हें एक षड्यंत्र के तहत मरवा दिया गया था, लेकिन फिर भी फीका पड़ा। लेकिन यह आंदोलन कम से कम 2 तरीके से महत्वपूर्ण था। सबसे पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को कानून लाने के लिए मजबूर कर दिया। अब जो सरकार वहाँ पे काम कर रही थी, वह अब यहाँ के जो लोग, जो जनजातीय समूह था, उनके लिए इन्होंने क्या किया, नियम ले आया ताकि आदिवासियों की जमीन आसानी से डाकुओं द्वारा, मतलब जो डाकू लोग, डाकू मतलब कि वैसे लोग जो कि उनको दोहन करते हैं, उनके द्वारा छीना नहीं जा सका। दूसरा, इसने एक बार फिर दिखाया कि आदिवासी लोगों के में अन्याय का विरोध करने की और उपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करने की क्षमता थी। तो जो भी जनजातीय लोग थे, उनके बारे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ये सोचती थी कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये तो तलवार और भाले से लड़ने वाले, ये हमारा किस प्रकार से मतलब हमारे अगेंस्ट जा सकते। लेकिन फिर भी बिरसा मुंडा ने, जिन्होंने अपना पूरा मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट गए, इन्होंने लोगों को सशक्त किया, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ब्रिटिश भी समझ गए कि चलो ठीक है, इनके लिए एक स्पेशल नियम ले आते हैं जो कि इन लोगों के बेनिफिट में रहे, साथ में हमारे भी बेनिफिट में। अब देखिए आगे क्या होता है, इन्होंने अपने तरीके से किया और जो नियम बनाए वो भी अपने तरीके से बनाए, अपने स्वयं को अनुष्ठानों और संघर्षों के प्रतीक का आविष्कार किया। बिरसा मुंडा को आज आदिवासियों के बीच एक देवता के रूप में माना जाता है। अगर आप झारखंड के संथाल परगना के एरिया में जाइएगा तो आज ही बिरसा मुंडा का दिवस मनाया जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है हर साल। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, फूट डालो राज करो का नियम उन्होंने अपनाया कि नीति का उदय हुआ। इस ब्रिटिश नीति ने सबसे घृणित वसीयतनामाओं में से एक 1905 में बंगाल विभाजन था। अब ब्रिटिश खुद को जैसे ही कमजोर समझने लगी हिंदुस्तान के उपनिवेशिक क्षेत्रों में, तो इन्होंने क्या किया कि ये बोला ठीक है, हम तो जाते जाते भी तुमको बर्बाद करके जाएंगे, और इसलिए इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पद्धति को अपनाया और इन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। अब इस विभाजन के बाद क्या हुआ, तो इसके कारण जो भी आदिवासी क्षेत्र था, हालांकि भौगोलिक रूप से निरंतर विभिन्न प्रशासनों के अधीन रखा गया था, इसमें आदिवासियों में और आक्रोश हो गया। आदिवासी नेता ने लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास का रुख किया। 1914 में जात्रा उमराव ने ताना आंदोलन का, ताना भगत आंदोलन, इसके बारे में भी आगे चर्चा होगी, इसकी शुरुआत हुई। बाद में आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गया और सरकार को भूमि देना बंद कर दिया। तो ताना भगत आंदोलन भी आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे की वीडियो में। तो ये जो हमारा छोटा नागपुर मोमेंट था,
ये 20वीं शताब्दी जिस समय में हिंदुस्तान बिहार का जो सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस समय में जो भी प्रांत को बांटा गया, उस प्रांत के बंटने के बाद क्या हुआ कि एक तरीके से जो जनजातीय लोग थे वो अलग हो गए, किससे? बंगाल के उपनिवेशिक क्षेत्र से। जिस तरीके से वो लोग पहले तो और वो लोग मतलब उन डिप्राइव्ड थे, अलग थलग थे, अब उनको संपूर्ण रूप से अलग थलग कर दिया गया। तो इसी के बाद ताना भगत आंदोलन का भी शुरुआत हुई थी। ताना भगत जात्रा उमराव ने किया था इसको 1914 में। हम उस पर भी जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट करके आपको हम वहाँ बता देंगे। अब बात आती है 1915 में। तो 1915 में आदिवासियों ने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज शुरू किया गया था। 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया तो उन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज के कड़े विरोध का सामना पड़ा था। तो साइमन कमीशन आपको पता है, साइमन कमीशन बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कमीशन था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हिंदुस्तान में लाया गया था। मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूँ। साइमन कमीशन के आने का काउज क्या था, साइमन कमीशन हिंदुस्तान कब आया था और इसका कौन कौन लोग विरोध किए थे, इन सब चीज़ों को उस वीडियो में जल्दी बनाऊंगा, जल्दी बताऊंगा। बस आप वीडियो के कमेंट में एक बार लिख देना कि हाँ आपको यह टॉपिक चाहिए। तत्पश्चात 1931 में थेबल उरांव ने किसान सभा का आयोजन किया था। यह संगठन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने के अति सक्रिय थे। जब भारत को आज़ादी मिली तब छोटा नागपुर के कई जंगलों के कई योद्धाओं ने अपने अधिकारों के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी थी। तो चलिए हम लोग पुराना जमाने का डिविजन्स और साथ साथ में अभी के ज़माने के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इस चीज़ को याद रखना। जो भी आगे आने वाले स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन है, चाहे बिहार एसएससी हो या हमारा बीपीएससी हो, इसमें इधर से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% होते हैं। सबसे पहले हम लोग संथाल परगना को देख लेते हैं। संथाल परगना के अंदर साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवहर और जामताड़ा आता है। ये वाला एरिया छांट दिए। उसके बाद हमारा आता है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन। छोटा नागपुर डिवीजन 2 है, ये नॉर्थ वाला और ये हमारा साउथ वाला। ऊपर हमारा पलामू डिवीज़न है और जो हमारा ये छोटा नागपुर का जो मोमेंट हुआ था, ये आपको जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ इस एरिया में हुआ था। ये पूरा का पूरा एरिया छोटा नागपुर डिवीज़न से रिलेटेड। इसमें कोल्हान भी आता है, छोटा नागपुर, पलामू का भी कुछ पार्ट और नॉर्थ और साउथ छोटा नागपुर भी आता है। अब हमारा पलामू डिवीज़न को देखते हैं। पलामू डिवीज़न में गढ़वा, पलामू और लथेहर आता है। छोटा नागपुर डिवीज़न को देखते हैं, इसमें आता है लोहराडार, रांची, गुमला, खुंती और सिमदेगा। उसके बाद है कोल्हान डिवीज़न। कोल्हान डिवीज़न क्या आता है? वेस्ट सिंहभूमि और ईस्ट सिंहभूमि और साथ साथ में खरसावन, सरकेला, खरसावन। आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस वाले आप मैप को चाहिए तो इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट के मार के इसको रख देना, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब जो हमारे छोटा नागपुर मूवमेंट था इसमें कौन कौन से डिवीज़न शामिल थे। तो इसमें देखा जाए तो छोटा नागपुर दोनों था और कोल्हान और साथ में पलामू डिवीज़न थे। लेकिन छोटा नागपुर मूवमेंट में संथाल परगना कहीं से भी एसोसिएटेड नहीं था, क्योंकि ये देखा जाए तो बंगाल से बहुत ज़्यादा सटा हुआ और ये डोमिनेटिंग प्लेस था। और ये जो छोटा नागपुर मतलब मूवमेंट था, ये एक्चुअली जनजातीय विद्रोह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए जो जनजातीय एरिया था, जो कि हमारा छत्तीसगढ़, उसके साथ साथ में उड़ीसा और अभी का बिहार से सटा हुआ था, ये सब जगह पर ज़्यादा हुआ था। चलिए इसके आगे हम लोग छोटा नागपुर आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देख लेते हैं। ज़्यादा एमसीक्यूज इसमें नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है। और अगर बाय द वे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन ये कि छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो यह विद्रोह 1820 में हुआ था। एक ही प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न है नहीं इसमें। तो यहाँ तक वीडियो आप लोग देख लिए हैं, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम लोग नेक्स्ट डे नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।